हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय जवान जय किसान, नमस्कार। तो आज हम अपनी यानी कि पहले हम क्लास पढ़ रहे थे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हमने यानी बीज की भौतिक शुद्धता देख ली थी, जैसे कि डॉकेज देख लिया था, डॉकेज कितना होना चाहिए, उसकी भौतिक शुद्धता बीज की कितनी होनी चाहिए, 98 से 99% होनी चाहिए। उसमें डॉकेज है जो 1 से 2% होना चाहिए, यानी कि हमने भौतिक शुद्धता के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी बीज की। तो आज हम बिना देरी किए अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो क्लास चलेगी वो बीज की आनुवंशिक शुद्धता के ऊपर चलेगी। तो हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं बीज की आनुवंशिक शुद्धता से। तो ठीक है, यानी कि हेडिंग लगा लो सब कि बीज की आनुवंशिक शुद्धता। क्या बीज की आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है। आनुवंशिक शुद्धता होती क्या है कि उसके आनुवंशिक गुणों का समान होना, या फिर आनुवंशिक गुण है जो दूसरी किस्मों के बराबर, यानी कि जैसे कि हमने बोई है तो 1482 किस्में बोई है ना। तो गेहूं की 1482 किस्म के जो गुण हैं वो इसके ही होने चाहिए, ना कि इसमें सोनालिका किस्म के या किसी और किस्म अन्य किस्म के गुण आ जाए। ठीक है, इसको ही आनुवंशिक शुद्धता बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात की जाए कि यह क्या है कि बीज का मुख्य गुण है, कैसा गुण है, बीज का मुख्य गुण है, मुख्य गुण है। अगर हमें कोई बीज का पता लगाना है तो सबसे बेस्ट गुण होता है वो आनुवंशिक शुद्धता होता है। अगर आनुवंशिक शुद्धता 99% है तो वो बीज अच्छा है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि बीज का आनुवंशिक गुण है जो क्या होता है कि इसका गुण कभी आनुवंशिक माना जाएगा जब शुद्ध किस्म, जब यानी कि बीज का आकार, आकृति और रंग शुद्ध किस्म के अनुरूप होना चाहिए, शुद्ध किस्म के अनुरूप होना चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि आनुवंशिक है। ठीक है, किस्म के अनुरूप होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। यानी कि अगर आनुवंशिक गुण का पता लगाना है हमें तो यानी कि हम देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से कि अगर हमने कोई किस्म ली है तो उसके किस्म के बीज का आकार, आकृति, रंग दूसरे किस्म के बीज के आकार, आकृति, रंग के समान है तो वो यानी कि आनुवंशिक किस्म है उसकी। ठीक है, अगर हम इसका यानी कि एक साइंटिफिक तौर पर, ये तो भाई हमने आंखों से देखकर बता दिया कि हाँ, अगर इसका साइंटिफिक तौर पर या प्रैक्टिकल के तौर पर ज्ञात किया जाए तो आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए एक गौत परीक्षण किया जाता है, यानी कि ग्रो आउट टेस्ट है। यानी आनुवंशिक शुद्धता के लिए एक परीक्षण किया जाता है, आनुवंशिक शुद्धता के लिए एक परीक्षण किया जाता है जिसे बोलते हैं गॉट टेस्ट, यानी कि गॉट बोलते हैं। ठीक है, गॉट परीक्षण बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है ग्रो आउट और टेस्ट। ठीक है, आनुवंशिक शुद्धता कहते हैं यानी कि बीज का मुख्य गुण होता है जो, यानी कि बीज का मुख्य गुण होता है आनुवंशिक शुद्धता। अगर आनुवंशिक बीज है अच्छा होगा, बेटर होगा। ठीक है, अगर हम शुद्ध बीज बोएंगे तो उसकी उपज भी अच्छी होगी, हमें पता है। यानी कि जिस चीज के लिए हम बो रहे हैं वो चीज उसमें ज्यादा, जैसे कि हम कोई बोलता है चारे के लिए, चारे के लिए तो कोई नहीं बोलता, कोई दाने के लिए होता है, खाने के लिए होता है। ठीक है, तो यानी कि हम खाने के लिए अच्छा उत्पादन के लिए हो रहे हैं तो उससे अच्छा उत्पादन होगा। यानी कि दोनों चीजों का, जैसे चारे का और हम दाने का अच्छा उत्पादन के लिए बोले तो दोनों अच्छे उत्पादन होंगे अगर हम मेरी आनुवंशिक शुद्धता, प्योरिटी अच्छी से अच्छी हुई किस्म में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि बीज का कैसा गुण है, मुख्य गुण है। अब हम यानी कि सिंपल तरीके से कैसे पता लगाएगा, अगर हमारे पास कोई परीक्षण का वो नहीं है तो हम सिंपल तरीके से उसके आकार, आकृति, रंग को भी देखकर पता लगा सकते हैं कि आनुवंशिक शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, और अगर बात की जाएगी आनुवंशिक शुद्धता के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तो वो ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। अब भाई बात तो कर ली, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है आनुवंशिक शुद्धता के अंदर। ठीक है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि भाई बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। भाई मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो, जैसे 100 के 100% हो, पर कम से कम कितनी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले की क्लास में भी बता दिया था कि बीज की आनुवंशिक शुद्धता है, बीज की आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता 99.99% होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है तो आनुवंशिक शुद्धता नहीं होगी, लेकिन यानी कि कम से कम होनी चाहिए, तो 99.99 होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है आनुवंशिक शुद्धता का गुण। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि भाई आनुवंशिक शुद्धता तो देख लिया हमने। अब भाई ऐसी क्या चीज है जो आनुवंशिक शुद्धता को खराब कर देती है या आनुवंशिक शुद्धता को बिगाड़ देती है। जैसे कि कोई बिठू भी तो होता है, जैसे कि भाई सीधो से लड़को है और आगे कोई आप दोस्त लड़को तो बिगाड़ देगा, यही सिस्टम है। ठीक है, कि आनुवंशिक शुद्धता के साथ अगर कोई बेफालतू कोई चीज मिल जाए तो आनुवंशिक शुद्धता बिगाड़ दे बीज की। ठीक है, तो आप इसको देख लो, उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि आनुवंशिक शुद्धता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिनसे आनुवंशिक शुद्धता प्रभावित होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आनुवंशिक शुद्धता को प्रभावित करने वाले कारक।
ठीक है, तो यानी कि बीच की आनुवंशिक शुद्धता को क्या करता है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आनुवंशिक शुद्धता किन चीजों से प्रभावित होती है। यानी कि हम देखते हैं आनुवंशिक शुद्धता है जो एक चीज तो ऐसे प्रभावित होती है, जैसे कि हमने कोई सी किस्में ली है, 1482 ले ली है उनकी, ठीक है ना, और एक ले ली सोनालिका, ठीक, ले ली। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, मिलावट, कैसे हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके जैसे कि ये दोनों मिल गई, ठीक, तो कैसा क्या होगा, मिलावटी गेहूं, ठीक है। अब मिलावटी गेहूं हो गया तो जो इसके गुण है वो भी और जो इसके गुण है वो भी, अब भाई गुण तो दोनों के अलग अलग है, पर ये दोनों मिलावटी हो गया तो ये ढेर है किसी भी चीज का, तो हम इसको प्योर आनुवंशिक शुद्ध नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई इसके भी गुण मिल गए, इसके भी गुण मिल गए। भाई आप बोलोगे किस्म तो दोनों की गेहूं की है, भाई किस्म दोनों की गेहूं की है, लेकिन दोनों किस्म है जो एक चीज के लिए तो इंपॉर्टेंस नहीं रखती, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस भी तो हो सकता है, तो यानी कि इसके भी आनुवंशिक शुद्ध अलग होंगे, इसके भी आनुवंशिक गुण अलग होंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, आनुवंशिक अशुद्धता। तो हम बात करते हैं एक क्या चीज प्रभावित करती है, किस्मों की मिलावट। फर्स्ट क्या है, किस्मों की मिलावट, किस्मों की मिलावट, ठीक है। अब इसी चीज पे एक चीज और है, ये फर्स्ट हो गया, मैं सेकंड में डालता हूं रोग्यू खरपतवार, रोग्यू खरपतवार ऑफ टाइप प्लांट, ऑफ टाइप प्लांट, ठीक है। दूसरी चीज क्या हमारे ये, अब भाई रोग्यू खरपतवार क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कोई खेत है हमारा, ठीक है, और ये भी कोई खेत है, ठीक। अब इसमें हमने जैसे कि ये बोल दिए पौधे किसी भी चीज के लगा दिए, गेहूं सरसों बाजरा किसी भी चीज, ठीक, और इसमें बोल दिए हमने ये, दोनों की किस्म अलग अलग है ना, और दोनों की चीज अलग अलग, लेकिन हमने बुआई से पहले क्या किया कि भाई इसकी बुआई कर दी, उसके बाद में कृषि यंत्रों की सफाई नहीं की, या फिर बीजों को एक साथ मिला के रख दिया, तो कुछ बीज है जो इसमें चले जाते हैं या इसमें बुआई आ जाते हैं, यानी कि हम कुछ बीजों को इसमें बो देते हैं, ठीक है। तो हमने तो इसमें ये वाली किस्म बोई है, कौन सी, बी नंबर की, और इसमें ए नंबर की बोई है, लेकिन इसमें कौन सी उग गई है, ए नंबर की भी उग गई है, ठीक है, क्या उग गई, ए नंबर की। तो हमें तो इस आनुवंशिक शुद्धता के लिए प्योर क्या चाहिए, बी नंबर की किस्म, ठीक है। तो इस ए नंबर की को हम इस बार बोलेंगे खरपतवार, भाई है तो दोनों गेहूं की मान ली, चाहे सरसों की मान ली, बाजरा की मान ली, किसी की भी मान ली, लेकिन जो चीज के लिए हमने जिस किस्म को बोया है वही तो हमारा महत्वपूर्ण है, तो इसको क्या बोलेंगे, खरपतवार, तो इसको बोलेंगे रोग्यू खरपतवार, क्या, रोग्यू खरपतवार या ऑफ टाइप प्लांट, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, भाई हमें पता लग गया, तो अब इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, खेत से बाहर निकालेंगे, क्या कर देंगे, बाहर निकाल ले। अब भाई इनको खेत से बाहर निकालने है तो हमें इनकी एक प्रक्रिया होती है, खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब भाई ये रोग्यू खरपतवार है, तो मैं इनको क्या करना पड़ेगा, खेत से बाहर निकालना पड़ेगा, और इनको खेत से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, रोगिंग, क्या होगी, रोगिंग, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने एक दोनों खेतों में अलग अलग किस्म बोई, लेकिन किसी कारण बस दूसरे खेत में दूसरी किस्म के पौधे भी उग गए, तो उनको रोग्यू खरपतवार बोलेंगे, और इन खरपतवारों को बाहर निकालने की खेत से जो प्रक्रिया होगी, हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो रोगिंग कहलाएगी। तो यानी कि आनुवंशिक शुद्धता के लिए क्या जरूरी है कि खरपतवार है उनको निकालना, रोग्यू खरपतवारों को, या फिर दोनों किस्मों को अलग अलग, दोनों किस्मों की मिलावट, यही है इसका भी मतलब। लेकिन आपको सिर्फ ये समझाना था मेरा कि रोग्यू खरपतवार क्या होता है और रोगिंग क्या होती है, ठीक भाई। अब अगर बात करते हैं इनको अवांछित खरपतवार भी बोलते हैं, क्या भी बोल सकते हैं इनको, या अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अवांछित खरपतवार। फिर हम बात करते हैं कि हमने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कैसे, ठीक,
क्या जरूरी है भाई? खरपतवारों से दूर होना, किस्मों की मिलावट नहीं होनी देनी, सबसे सीधी बात यह है। अब फिर बात करते हैं तीसरी चीज है क्या जो आनुवंशिक शुद्धता को खराब करती है, आनुवंशिक शुद्धता के लिए सबसे जरूरी है। तीसरी है इसमें पृथक्करण दूरी। ठीक है, आनुवंशिक शुद्धता के लिए आवश्यक, आप लिख लेना कि आनुवंशिक शुद्धता के लिए आवश्यक, चल बाद में मैं बोल के लिखा दूंगा, आप लिख लेना। ठीक है, पृथक्करण दूरी होती क्या है? जैसे कि आपका कोई खेत है और इसके पास में ये दूसरा खेत है, ठीक है, जैसा कि ये आपके दो खेत हैं, तो आपने ये दोनों प्लांट बोए हैं अलग अलग किस्म के। ठीक, ये दोनों क्या कर दिए, हमने प्लांट बो दिए हैं अलग अलग किस्म के। तो आपने वाहक कीट का नाम सुना होगा, वाहक कीट जो क्या करता है, पराग कण एक चीज से दूसरी पौधे के या फिर परागण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये पौधा है तो ये इस पे से परागकणों को इस पौधे के इस पौधे पे ला सकता है, इस पौधे के इस पौधे पे ला सकता है, ये वाहक कीट। तो कोई वाहक कीट आएगा जो इस किस्म के पौधों के परागकण इसमें ले देगा, ठीक, और इसके इसमें ले देगा, ठीक, तो ये दोनों के क्या हो जाएंगे, आनुवंशिक गुण भिन्न हो जाएंगे। यानी कि भाई परागकण जब निषेचन होगा, परागकण चेंज हो जाएंगे, तो किस्म के भाई क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। तो अगर इसी कारण से क्या करते हैं कि ये कोई खेत है अपना और इससे दूरी पे हमने दूसरा खेत लगा दिया। अब भाई मैं आपको बता रहा हूं, भाई कीट नहीं, हवा के माध्यम से भी जा सकता है ना, हमारे मनुष्यों के माध्यम से भी जा सकता है, किसी के माध्यम से भी जा सकता है। एक खेती है, एक खेती है, इसमें हमने लगाई ये और इसमें लगा दी ये, ठीक है, दोनों गेहूं की किस्म किसी की भी मान लो, जो इनके बीच की, अब इन दोनों के बीच की दूरी है, अब ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी, यानी कि दो किस्म की फील्ड के बीच की दूरी को पृथक्करण दूरी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, फिर इस किस्म के बीच इसमें नहीं आ सकते, इसके बीच इसमें नहीं आ सकते, बस आपको बोना है तभी कृषि यंत्रों की सफाई करनी होगी, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी होगी पृथक्करण दूरी। तो हम बोल सकते हैं कि आनुवंशिक शुद्धता के लिए पृथक्करण दूरी महत्वपूर्ण है। आनुवंशिक शुद्धता के लिए पृथक्करण दूरी आवश्यक है। हमने क्या देख लिया कि वही हमने देख लिया कि आनुवंशिक शुद्धता को क्या क्या प्रभावित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम जीवन क्षमता या बीजोज होती क्या है। अब बात करते हैं जीवन क्षमता। जीवन क्षमता या बीज ओज, ठीक है, जीवन क्षमता या बीज ओज होती क्या है, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, जिस क्षमता के फलस्वरूप बीजों का अंकुरण होता है उसे बीज ओज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बीज ओज कहते हैं या जीवन क्षमता कहते हैं। जैसे कि ये दाना है आपका, अगर इसमें जीवन क्षमता होगी, अंकुरण क्षमता होगी, तो ये अंकुरण होगा और बीज बनेगा, ठीक है, यानी कि दाना अगर अंकुरण हुआ तो वो क्या कहलाएगा, बीज। तो दाना को बीज जब भी कह सकते हैं, उसकी जीवन क्षमता अधिक होगी, अंकुरण क्षमता अधिक होगी, ठीक है, बीजों या फिर क्या बोलते हैं, जीवन क्षमता बोलते हैं। अगर हम बात करें कि बीज उच्चतम होना चाहिए, उन्नत किस्म है, उन्नत किस्म का बीज उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर हमें कोई बीज का चयन करना है तो उसका बीज ओज है जो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, जीवन क्षमता होनी चाहिए। उन्नत किस्म की जीवन क्षमता उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, यह मैंने आपको बोला था, ठीक है,
ये वह नहीं हर कोई बोलता है। ठीक, अब हमें बात करना है कि भाई बीज ओज के लिए क्या करें, उसका परीक्षण के लिए, यानी कि हमें कैसे पता लगे किसकी जीवन क्षमता अधिक है, उच्च है या अच्छी है। ठीक है, तो इसका कैसे पता लगाए कि इसकी जीवन क्षमता अच्छी है, तो इसके लिए एक परीक्षण किया जाता है। जीवन क्षमता के लिए एक परीक्षण किया जाता है, परीक्षण, उसका नाम है T4, यानी कि क्या नाम है उसका, T2, सॉरी T4 तो फेज होता है, मुझे पैथो याद आ रही है, उसका नाम है T2 परीक्षण, T2 परीक्षण, जिसका फुल नाम है टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण, जोलियम क्लोराइड परीक्षण। क्या है? टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण। ठीक है, अब हमने परीक्षण कर लिया, लेकिन इस परीक्षण की हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जीवनक्षम बीज हैं, इस परीक्षण के बाद जो जीवनक्षम बीज होंगे, कैसे बीज होंगे? जीवनक्षम बीज, यानी जिनमें जीवन क्षमता होगी, तो क्या होगा कि भाई जो जीवनक्षम बीज होंगे उनका रंग हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, कैसा हो जाएगा? यानी कि लाल रंग धारण कर लेते हैं वो। कैसा रंग? लाल रंग धारण कर लेंगे जो जीवनक्षम बीज होंगे, इस परीक्षण के बाद धारण कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जीवन क्षमता फलस्वरूप बीजों का अंकुरण होता है, उससे ही बीज ओज कहते हैं। इसके लिए T2 परीक्षण टेट्राजोलियम क्लोराइड किया जाता है, जो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि लाल रंग धारण कर लेते हैं जिन बीजों की उच्चतम क्षमता होती है वो। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि भाई जीवन, यानी कि आज की क्लास में बस इतना ही, हमने 2 ही गुण करे, पर जितना करें उतना अच्छा किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जल्दी हमारी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।